बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? आई होप कि सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, साउंड का हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसमें हम देखेंगे कि जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके बारे में हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। अब जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, स्पीड ऑफ साउंड यानी कि आवाज़ की जो स्पीड है इसको हमने स्टडी करना है और देखना है कि ये स्पीड ज़्यादा कब होती है, कम कब होती है और किन किन फैक्टर्स पर इसकी जो स्पीड है साउंड की वो डिपेंड करती है। क्लियर? अब जैसा कि ये मैंने कुछ पहले से लिख रखा है यहाँ पर, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। ठीक है? स्पीड ऑफ साउंड दैट इज़ इन वैक्यूम, वी वैक्यूम इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि साउंड ट्रैवल्स ड्यू टू द वाइब्रेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। कि जो साउंड होता है उसको अगर किसी जगह से ट्रैवल करना है, प्रोपोगेट करना है, तो वहाँ पर पार्टिकल्स को वाइब्रेट होना पड़ेगा, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वाइब्रेटरी मोशन नहीं होगी तो वो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो वैक्यूम के अंदर तो पार्टिकल्स होता ही नहीं, वो तो है ही एम्प्टी स्पेस है। तो जिस वजह से जो साउंड है वो वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती। ये एक बार एमसीक्यू भी पेपर में आया था। एमसीक्यू था कि स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज़ 340 मीटर पर सेकेंड, 1000 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड एंड सो ऑन। तो इस तरह इसका जवाब क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड, कि स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज़ इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ओके। अब चूँकि आवाज़ जो है वो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन मोशन पे डिपेंड करती है और मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ये किसके पास होती है? मीडियम के पास पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि किसी मीडियम में ही साउंड जो वो ट्रैवल कर पाएगी। अगर उस मीडियम के पार्टिकल्स नहीं हैं, मतलब वो स्पेस बन जाएगी, वो तो फिर वैक्यूम बन जाएगा। और अगर उस मीडियम के पार्टिकल्स हैं तो मतलब कोई एक स्पेसिफिक मीडियम होगा, मतलब सॉलिड या लिक्विड या कोई गैस हो सकता है। क्लियर? तो मोशन ऑफ द पार्टिकल, मतलब ये मैंने लिखा है नेचर ऑफ द मीडियम। ये उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी है कि उस मीडियम के पास पार्टिकल्स होंगे और वो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते होंगे, तो फिर उस मीडियम में ही क्या करेगी? साउंड ट्रैवल कर पाएगी। यस, यही हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है आज का, कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम। कि बेटा जो स्पीड ऑफ साउंड है वो उस मीडियम की नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है? नेचर मतलब कि वो सॉलिड है या वो लिक्विड है या वो गैस है, यानी कि इन जनरल के मीडियम होना चाहिए। मीडियम आपने चेंज कर दिया तो स्पीड चेंज हो जाएगी, मीडियम चेंज नहीं किया तो स्पीड चेंज नहीं होगी। तो सबसे जो मेन अफेक्ट है जो कि साउंड की स्पीड को मुतासर करता है वो होता है बेटा मीडियम। ठीक है? यही मैंने बात मेन लिखी है कि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मीडियम। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। उस वेव की फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो स्पीड का साउंड का जो स्पीड है वो डिपेंड नहीं करता। वट एवर द फ्रीक्वेंसी जस्ट जो है वो आवाज़ को मोटा बना सकता है, आवाज़ को बारीक बना सकता है, लेकिन आवाज़ की स्पीड को अफेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, ये हो सकता है कि आप उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, वो जो वेव की जो एनर्जी है वो कम या ज़्यादा हो जाए फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से, लेकिन फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से स्पीड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। स्पीड उतनी ही रहेगी। ठीक है? स्पीड उतनी ही रहेगी। सिर्फ़ और सिर्फ क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? उसकी एनर्जी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, उसके पिच के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जो साउंड है वो श्रिल हो सकती है या वो ग्रेव हो सकती है। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि स्पीड ऑफ साउंड डज़ नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये भी आपको एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो साउंड की स्पीड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं, बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी या वही रहेगी या 4 गुना बढ़ जाएगी। तो क्या कहेंगे आप? स्पीड का फ्रीक्वेंसी का स्पीड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? तो इसका साउंड एनर्जी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी साउंड एनर्जी उतनी ज़्यादा हो सकती है, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो साउंड एनर्जी कम हो सकती है। या दूसरा इफ़ेक्ट पड़ सकता है उसकी पिच के ऊपर, कि पिच जब वो ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। अगर वो कम होगी तो वो ग्रेव हो जाएगी साउंड, अगर वो ज़्यादा तो वो श्रिल हो जाएगी। ये हमने पढ़ा हुआ है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वाले आर्टिकल में। ठीक है?
ओके, तो फ्रीक्वेंसी का हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो उसकी स्पीड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है फ्रीक्वेंसी का स्पीड के साथ। क्लियर? सिर्फ एनर्जी के साथ हो सकता है या उसकी श्रिलनेस या ग्रेवनेस के ऊपर हो सकता है। क्लियर? ओके, तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे मज़ीद आगे बढ़ाते हैं कि इफ़ द मीडियम चेंजेस स्पीड विल चेंज, कि मीडियम अगर चेंज करेंगे तो बेटा स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और स्पीड के चेंज होने से वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव विल चेंज, कि स्पीड के चेंज होने से वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम जानते हैं कि v बराबर एफ लैम्डा। तो अब चूँकि ऊपर हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी जोन सी मर्जी हो, स्पीड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चाहे मीडियम चेंज भी हो जाए बेटा, तो फ्रीक्वेंसी जब वो क्या होगी, वो सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी तो डिपेंड करती है ना सोर्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है कि आवाज़ जहाँ से जनरेट हो रही है वो सोर्स किस कदर वाइब्रेट कर रहा है, स्लो वाइब्रेट कर रहा है कि फास्ट वाइब्रेट कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वेव की फ्रीक्वेंसी बनती है। तो फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो वी और लैम्डा का आपस में रिलेशन कैसा हो जाएगा बेटा? डायरेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि उस मीडियम में अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो उसका मतलब कि लैम्डा भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और अगर स्पीड है वो कम हो रही है उस मीडियम में जाने से, तो उसका जो लैम्डा है वो भी बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? तो स्पीड चेंज हो जाती है जब मीडियम चेंज होता है, और साथ साथ उसकी जो वेव लेंथ है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, वो भी चेंज हो जाएगी। क्लियर बच्चों यहाँ तक? तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी, मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूँ। इफ़ मीडियम चेंजेस स्पीड विल चेंज ड्यू टू दिस वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव विल आल्सो चेंज। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम बात करें डिफरेंट मीडियम्स की, तो डिफरेंट मीडियम में जैसे कि सॉलिड मीडियम है, कोई लिक्विड आपका मीडियम हो सकता है, और कोई गैस आपका मीडियम हो सकता है। अब अगर हम बात करेंगे कंपैरिजन की कि इन सब में स्पीड ऑफ साउंड का क्या क्या अमल दखल है, तो अगर हम बात करें सॉलिड में साउंड की स्पीड की, तो सॉलिड में स्पीड का साउंड जो है, साउंड का जो स्पीड होता है वो गैसेस में 15 गुना ज़्यादा होता है। यानी कि जो साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड के अंदर 15 गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। फिर जो लिक्विड है, लिक्विड हमारे पास एक मीडियम है, जैसे कि वाटर ले लें आप, तो वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो गैसेस के मुकाबले में 5 गुना ज़्यादा होती है। ये भी आपको MCQs के अंदर पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, MCQs आपका बन सकता है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? ओके, तो स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड 15 टाइम्स ग्रेटर देन स्पीड इन गैसेस। स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड्स 5 टाइम्स ग्रेटर देन द स्पीड इन गैसेस। क्लियर यहाँ तक बच्चों? तो ये भी आपको एक बात याद रखनी है कि किन किन मीडियम में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कितनी कितनी होती है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू बताया। इसमें कुछ MCQs की बातें थी, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की बातें आपसे बन सकती हैं। तो ये आप इसको सारा नोट कर लें वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। अब आते हैं बेटा हमारे असल टॉपिक की तरफ, ठीक है, जो कि हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। अब नाम से ज़ाहिर है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं उस मीडियम की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके चेंज होने से उस मीडियम के अंदर स्पीड चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो ये मैंने चंद एक फैक्टर्स लिखे हैं, चंद एक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम मैंने लिखी हैं, जिनकी वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है बेटा वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है बच्चों? सबसे पहले हम बेटा बात करते हैं, देखें जैसे हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात की। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तीनों डिफरेंट मीडियम्स हैं। 3 डिफरेंट मीडियम हमारे पास हैं। ठीक है? सॉलिड मतलब आप कोई स्टील को बोल दें, लिक्विड आप वाटर को बोल दें, गैस कोई आम जो एयर होती है, जो आम है उसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह होती है, जो सूखी एयर होती है हम जिसे सांस लेते हैं, वो हमारे पास वो गैस होगी। क्लियर? अच्छा, अब सबसे पहले मैं बात करूँगा इलास्टिसिटी की। ठीक है? इलास्टिसिटी, या इसको हम या वो कह सकते हैं रिजिडिटी। ठीक है? ये भी इस नाम से पुकारा जा सकता है। अब इलास्टिसिटी क्या होती है, ये हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का आप उसके ऊपर फोर्स आप अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी उसी शेप, उसी साइज़ को, उसी हालत को वो रिस्टोर कर लेता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम
क्या बोलते थे, इलास्टिसिटी बोलते थे, ऐसे ही है। तो ये जो इलास्टिसिटी है ये किस बात पे डिपेंड करती है, यानी कि जब मैंने एक बॉडी को ऐसे स्प्रिंग ले लें, आप स्प्रिंग को मैंने ऐसे खींचा, ठीक है, तो उसका शेप चेंज हो गया, उसकी लेंथ चेंज हो गई। जब मैंने इसको छोड़ा दोबारा ये उसी लेंथ को रीगेन कर लेगा, तो दोबारा उसी लेंथ को रीगेन कर लेगा। ऐसा क्यों करता है ये? तो इसका आंसर है कि जब मैंने इसको ऐसे पार्टिकल्स को ऐसे खींचता हूँ तो पार्टिकल्स के दरमियान एक फ़ोर्स एग्जिस्ट करता है। वो ही फोर्स जो है जब मैं इसको ऐसे छोड़ता हूँ तो उसी फोर्स की वजह से वो पार्टिकल आपस में करीब आते हैं और दोबारा उसी शेप को रीगेन कर लेते हैं। ये जो करैक्टर है, ये जो बिहेवियर है, ये जो प्रॉपर्टी है उस मीडियम की, ये क्या कहलाती है बेटा? इलास्टिसिटी कहलाती है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात समझ आई कि व्हाट इज़ मेंट बाय इलास्टिसिटी? कि इलास्टिसिटी जो है वो फैक्टर होता है, वो करैक्टरिस्टिक्स होती है, वो प्रॉपर्टी होती है उस मीडियम की जिसमें पार्टिकल्स दोबारा वापस उसी पोजीशन पे आना चाहते हैं। अगर आप फोर्स लगा उसको खींचना चाहते हैं किसी पार्टिकल को तो वो दोबारा फोर्स की मदद से दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएंगे। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं उनके ऊपर ये इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। जितना वो मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, ध्यान से पॉइंट टू बी नोटेड, जितना वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। देखें ये हमारे पास एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, और इन दोनों के दरमियान ये जो फोर्स है वो होता है। हर पार्टिकल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होगी, ठीक है, ये पार्टिकल इसको इधर खींचेगा, ये वाला पार्टिकल इसको ये इधर खींचेगा, तो एक फोर्स के साथ ये दोनों पार्टिकल्स क्या हैं? बंधे हुए हैं। क्लियर? तो इसको खींचा जा रहा है इस डायरेक्शन में और इसको खींचा जा रहा है इस डायरेक्शन में विद सम फोर्स, और यही फोर्स इलास्टिसिटी फैक्टर को डिस्क्राइब करती है। ये जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतनी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और अगर इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो ये पार्टिकल जल्दी आपस में करीब आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने इस पार्टिकल को ऐसे खींचा, ठीक है, और छोड़ा, ये जल्दी से इधर आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो फोर्स है ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब अगर एक पार्टिकल है, अब अगर ये दूसरा कोई पार्टिकल है, जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास पार्टिकल हो, ठीक है, ये किसी और मीडियम का आप फ़र्ज़ करें उतने फासले पे पड़ा हुआ है और ये हमारे पास है, मैंने इस पार्टिकल को खींचा, हालांकि इनके दरमियान फोर्स लग रहा है, ठीक है, इस पार्टिकल को इधर खींचा जा रहा है और इसको पार्टिकल को इधर खींचा जा रहा है। अब मैंने इस पार्टिकल को इधर ऐसे पकड़ा और ऐसे खींचा, छोड़ा, ये धीरे धीरे से इसके करीब आया, स्लो मूव करता हुआ इसके पास आया। अब जितना फास्ट ये इधर आएगा, तो फास्ट आएगा मतलब ये जल्दी अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो जल्दी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा होगी। तो मतलब उस मीडियम में साउंड की स्पीड कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो जितनी इलास्टिसिटी मतलब ये लगने वाला जो मॉलिक्यूलर फोर्स है अगर ये ज़्यादा होगा तो जल्दी से पार्टिकल क्या करेंगे? देखें, मैंने इसको एक पार्टिकल को मैंने इसके पास एनर्जी है, ये वाइब्रेट करना चाहता है। अब ये अगर स्लो मूव करता है, इधर इसके पास आएगा, टकराएगा, तो देर से एनर्जी इसके पास ट्रांसफ़र होगी। अगर ये जल्दी से ऐसे आ जाएगा तो क्या होगा? ये अपनी एनर्जी जल्दी ट्रांसफ़र कर देगा। इसका मतलब इसकी स्पीड कैसी है? ज़्यादा है। तो स्पीड ज़्यादा मतलब कि उसमें उस मीडियम के अंदर जो साउंड है वो जल्दी ट्रैवल कर रही है। तो बेटा किसी मीडियम की इलास्टिसिटी का फैक्टर जितना ज़्यादा होगा इन जनरल, उसकी जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बेटा क्या हो जाएगी? उतनी ही इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी बेटा? ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो मतलब ये एक डायरेक्ट रिलेशन है, याद रखिएगा। कैसा रिलेशन है बेटा? डायरेक्ट रिलेशन है। इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, बशर्ते के बाकी तमाम फैक्टर्स को कैसा होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप किसी एक फैक्टर का किसी दूसरे फैक्टर के साथ, किसी एक क्वांटिटी का किसी दूसरी क्वांटिटी के साथ आप रिलेट कर रहे हो तो बाकी सब क्वांटिटीज़ को कैसा होना पड़ेगा? कांस्टेंट होना पड़ेगा। यस, तो जब आपने इसके साथ रिलेट करवाना है तो बाकी सब फैक्टर्स को कैसा होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात हुई क्लियर?
तो इलास्टिसिटी जो है वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है स्पीड के इफ़ेक्ट होने का। जिस मीडियम की इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होती जाएगी वो मीडियम उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्पीड उसमें उतनी ज़्यादा फास्ट होती जाएगी। किसकी स्पीड? साउंड की स्पीड। ओके, बात करते हैं आगे, नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट फैक्टर है डेंसिटी, तो अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि डेंसिटी का स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो डेंसिटी है ना उसको आपने कंसिडर करना है एज अ मैस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ इनर्शिया के लिहाज से आपने स्पीड ऑफ साउंड को बताना है। यानी कि अगर हमारे पास पार्टिकल हैं, ये हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और इतने ही डिस्टेंस पर दो और पार्टिकल्स हैं और हमारे पास ये हैं दो पार्टिकल्स। अब मैंने इन दोनों में मैंने डिफरेंस किया है। इन दोनों पार्टिकल्स का जो मैस है वो इन दोनों पार्टिकल के मैस से कैसा है? ज़्यादा है। अब अगर ये दोनों पार्टिकल्स आपस में करीब आना चाहेंगे विद सेम फोर्स दोनों के दरमियान मैंने कैसा रखा? सेम रखा। इनके दरमियान में उतना ही फोर्स है और इनके दरमियान में भी उतना ही फोर्स है। क्लियर? अब मुझे बताएं कि कौन से पार्टिकल जल्दी करीब आ जाएंगे? हाँ, जिनका मैस कैसा होगा? कम होगा। और ये पार्टिकल के ऊपर उतना ही फोर्स लग रहा है। जैसे फर्स्ट अगर मैं 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ दोनों के ऊपर, 1 न्यूटन इसके ऊपर लगाया मैंने और 1 न्यूटन फोर्स जो है वो इन दोनों के ऊपर लग रहा है। तो विद सेम फोर्स लाइटर पार्टिकल्स जब वो जल्दी आपस में करीब आ जाएंगे, उनका मोशन ज़्यादा होगा। और एज़ कम्पेयर टू हैवी पार्टिकल्स जिनका मैस ज़्यादा है तो ये ज़्यादा देर से आपस में करीब आएंगे। क्लियर? इसका मतलब कि मैस अगर कम है तो हम मैस को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? डेंसिटी। इसका मतलब कि यहाँ पर डेंसिटी कैसी हो गई है? कम हो गई है। तो अगर डेंसिटी कम है, मैस कम है तो पार्टिकल जल्दी करीब आ रहे हैं। क्लियर? तो अगर पार्टिकल्स का मैस कम है तो वो जल्दी वाइब्रेट करेंगे, जल्दी ये पार्टिकल इसके आगे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा, ये इससे कोलाइड करेगा। ठीक है? तो फर्स्ट पार्टिकल तेज़ी से इसके पास आएगा सेकंड पार्टिकल के पास, सेकंड पार्टिकल तेज़ी से जाएगा थर्ड पार्टिकल के पास। तो इनका तेज़ी से मूव करना ही तो क्या कहलाता है? स्पीड बढ़ाता है। अगर ये पार्टिकल जब वो जल्दी से इसके पास आएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। और अगर ये पार्टिकल देर से इसके पास आएगा, टकराएगा, आगे एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा तो एनर्जी स्पीड कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अगर पार्टिकल्स का मैस बच्चों कम होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है? उसकी क्या हो जाएगी? डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी बच्चों तो क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। डेंसिटी कम, स्पीड बढ़ गई, डेंसिटी कम, स्पीड बढ़ गई। यहाँ पे हम किस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं? मैस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, मैस के साथ। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे मैस कैसा है बच्चों? ज़्यादा है। यहाँ पे मैस ज़्यादा है मतलब डेंसिटी कैसी हो गई थी? ज़्यादा हो गई थी। अगर डेंसिटी ज़्यादा हो गई थी तो यहाँ पे स्पीड कैसी हो जाएगी? ये पार्टिकल देर से आपस में करीब आएंगे। इसका मतलब कि स्पीड कैसी होगी बच्चों? कम हो गई। तो डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड कम हो जाएगी, डेंसिटी के बढ़ने से स्पीड कम हो जाएगी और डेंसिटी के कम होने से स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बशर्ते के यस, बाकी तमाम फैक्टर सेम होने चाहिए कि ये पार्टिकल जहाँ पे पड़े हुए हैं उनका टेम्परेचर कैसा है? सेम है। यहाँ का जो टेम्परेचर वो कैसा है? सेम है। ह्यूमिडिटी मतलब नमी, यहाँ पे भी खुश्क हवा है, यहाँ पे भी खुश्क हवा है। इलास्टिसिटी मतलब जितना फोर्स यहाँ पे लग रहा है उतने फोर्स यहाँ पे लग रहा है। प्रेशर, ये दोनों जब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पड़े हुए हैं, जितना एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। तो बाकी तमाम फैक्टर्स बेटा कैसे हो गए? सेम। फ़र्क किस चीज़ का है? डेंसिटी का, मैस का, इनर्शिया का है। जी प्यारे बच्चों, जहाँ तक बात क्लियर हो रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं यहाँ वाले। यही हमारा मेन टॉपिक है, समझने वाला है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड, कि किन किन फैक्टर्स पे स्पीड है वो डिपेंड करती है। जी बच्चों, यहाँ तक होगा क्लियर? तो इलास्टिसिटी के ऊपर हमने देखा और डेंसिटी के ऊपर हमने देखा। अब बात करते हैं टेम्परेचर के ऊपर। जो नेक्स्ट फैक्टर हमारा बेटा वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, दर्जा हरारत। ठीक है? अच्छा, अब टेम्परेचर के साथ कैसा रिलेशन है? तो याद रखिएगा बेटा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर के ज़्यादा होने से बेटा स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? जितना टेम्परेचर ज़्यादा करते जाएंगे उतना स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा बढ़ता जाएगा। टेम्परेचर के ज़्यादा करने से स्पीड कैसे ज़्यादा बढ़ेगी? देखें, ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, वही पार्टिकल्स ले लें आप। ठीक है? अब फिर हमारे पास एक और पार्टिकल, दो पार्टिकल्स हैं,
ये दो पार्टिकल मैं इससे शो कर रहा हूँ क्योंकि आपस में ये बंधे भी हुए हैं, ठीक है। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रही होती है, इसलिए मैं दो पार्टिकल्स को यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। ओके, अब अगर इनका ये है हाई टेम्परेचर पे पड़े हुए हैं, ठीक है जी, इनका टेम्परेचर कैसा है, ज़्यादा है, और इनका टेम्परेचर कैसा है, कम है, ठीक है। कैपिटल टी से मिलाता है हाई टेम्परेचर और स्मॉल टी से मिलाता है लो टेम्परेचर। अब जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से मिलाता है कि हीट ज़्यादा होगी, हीट एनर्जी वो पार्टिकल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उनको हम क्या बोलेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी बेटा ज़्यादा हो जाएगी तो वो तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे। ऐसे ही है, ये पार्टिकल इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, ये तेज़ी से इसके पास आएगा। अगर इसके पास एनर्जी कम है तो ये स्लो मूव करता हुआ इसके पास आएगा। तो अगर स्लो मूव करेगा तो मतलब स्पीड कैसी हो गई, कम होगी, और अगर ये फास्ट मूव करेगा तो स्पीड कैसी होगी बच्चों, ज़्यादा हो गई। यस, यही बात यहाँ पर है कि जब टेम्परेचर बच्चों ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर के ज़्यादा होने से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से उनका जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर कम था तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिससे उनकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। वो देर से इसके पास आएगा, टकराएगा, फिर ये सेकंड पार्टिकल थर्ड के पास जाएगा, देर से जाएगा। तो देर से जाएगा मतलब स्पीड कम है तो देर से जा रहा है। अगर स्पीड ज़्यादा होती तो वो जल्दी मूव कर जाता, फास्ट मूव करता। तो टेम्परेचर के ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, और टेम्परेचर के कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिससे उसकी स्पीड बच्चों क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हुई कि टेम्परेचर का स्पीड के साथ कैसा रिलेशन है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन है। यस, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर बच्चों यहाँ तक। और इसमें हमने क्या देखा कि स्पीड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये हमने ये वाला फैक्टर यहाँ पे देखा। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी। इसको मैं लिख देता हूँ कैपिटल ई के साथ, ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिसिटी। जी प्यारे बच्चों, ये तीन रिजल्ट्स अभी तक हमने नोट कर लिए हैं। वेलोसिटी ज़्यादा, क्यों, इलास्टिसिटी ज़्यादा। वेलोसिटी ज़्यादा मतलब डेंसिटी कम होगी। तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा है तो टेम्परेचर कैसा होगा उस केस में, इसको थोड़ा सा हम ऐसे लिख लेते हैं, वेलोसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू टी। जी बच्चों, ये बातें होगी क्लियर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। अगला जो फैक्टर हमारा वो कौन सा है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी तो इसका मतलब क्या होता है, नमी। और नमी कब पैदा होती है, जब वाटर वेपर्स आते हैं। यस, देखें हमारे पास एक ड्राई एयर है, ड्राई एयर मतलब खुश्क हवा, और एक हमारे पास है ह्यूमिड एयर मतलब नमी वाली हवा, ह्यूमिड एयर। अब ड्राई एयर में क्या होता है, ड्राई एयर में आमतौर पर नाइट्रोजन होते हैं और ऑक्सीजन होता है। क्लियर। और जो ह्यूमिड एयर होती है उसमें अमूमन वाटर वेपर्स होते हैं। वाटर वेपर मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर। अच्छा, अब आपको लगता होगा अगर नमी आ गई मतलब वाटर वेपर्स आ गए तो स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। तो अब देखना हमने ये कि इनमें से भारी कौन सा है। अब ये वाला पेयर भारी है कि ये वाला पेयर भारी है, ये आपको सोचना है। ऑक्सीजन दोनों के मुकाबले में कॉमन है, ठीक है जी, ऑक्सीजन तो कॉमन है, इसकी तो कहानी होगी ख़त्म। अब कंपेयर करो नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन सी हल्की गैस है और कौन सी भारी गैस है। यस, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इज़ अ हैवी गैस, हैवी पार्टिकल्स कह दें इस गैस के, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है ये कैसी गैस है, लाइटर गैस है, और ये हैवियर है। किसके मुकाबले में, हाइड्रोजन के मुकाबले में नाइट्रोजन कैसी होती है, हैवियर होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर मैस ज़्यादा होगा, उस पार्टिकल का मैस ज़्यादा होगा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस, तो अगर नाइट्रोजन का पार्टिकल ये है हमारे पास, नाइट्रोजन का पार्टिकल, और इधर हमारे पास है ये है हाइड्रोजन का पार्टिकल, तो इस नाइट्रोजन के पार्टिकल का मैस बच्चों कैसा है, ज़्यादा है,
और इसका बच्चों मैस कैसा है, कम है। तो अगर बच्चों मैस ज़्यादा होगा, उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड बच्चों कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस, तो अगर हम एक ड्राई एयर और एक ह्यूमिड एयर, नमी वाली एयर की बात करें तो ह्यूमिड एयर, ड्राई एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी, लेस स्पीड। अच्छा वाशे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्लियर। तो यहाँ पर क्या होगा, लेस स्पीड होगी, क्यों, चूँकि इनर्शिया इसका ज़्यादा था, मैस ज़्यादा था, डेंसिटी ज़्यादा थी। तो डेंसिटी के ज़्यादा होने से अभी हमने ऊपर पढ़ा कि स्पीड कैसी हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। और इसका मैस कम था, तो अगर मैस कम था तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यस, ह्यूमिड एयर में हम बोलेंगे ह्यूमिड एयर इज़ लाइटर देन दिस एयर, क्लियर। तो ह्यूमिड एयर में बेटा जो स्पीड है क्या हो जाएगी, मोर स्पीड। यहाँ पे स्पीड मोर है, हाई है, और यहाँ पे स्पीड स्लो है, लेस है। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात हुई क्लियर। तो ह्यूमिडिटी मतलब नमी, नमी वाली एयर में स्पीड ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वो हल्की होती है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। वो क्या होती है, हल्की होती है, और ये भारी होती है, और भारी एयर में स्पीड कम हो जाएगी। ठीक हो गया यहाँ तक। तो इसको हम अगर पॉइंट्स की शक्ल में लिखना चाहें तो कैसे लिखूँगा, तो अगर इसको बोलेंगे स्पीड ज़्यादा है जब ह्यूमिडिटी, HUM, ठीक है, आप समझ जाना इसको, HUM का मतलब है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा, वेलोसिटी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी कम तो वेलोसिटी कम। ओके बच्चों, उसके बाद लास्ट फैक्टर है बेटा प्रेशर के मतलब। अब प्रेशर के मतलब जो ना आपको सही तरह समझ आएगी जब आप क्लास 11th में जाएंगे, जब आप इन दो फैक्टर्स को इकट्ठा पढ़ेंगे। जब आप इन दो फैक्टर्स को इकट्ठा पढ़ेंगे एक रिलेशन के साथ, तब आपको सही समझ आएगी कि प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेशर के चेंज होने से स्पीड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बात याद रख लीजिएगा। ठीक हो गया, नो चेंज, मैं इस यहाँ पे लिख देता हूँ, नो चेंज इन स्पीड व्हेन प्रेशर चेंज, क्लियर। ये बात आप नोट कर लें प्रेशर के लिए कि प्रेशर को आप बढ़ा दें या कम कर दें बच्चों तो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जी प्यारे बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, जिसमें आपने बहुत सारी ढेर सारे MCQs आपने सीख लिए होंगे और बहुत सारे आपने देखा होगा, बल्कि MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन वाला ही बेसिकली आज का जो टॉपिक था। इसमें आपने देखा कि MCQs कौन कौन से बन सकते हैं और स्पीड ऑफ साउंड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर के, ह्यूमिडिटी के ऊपर, इलास्टिसिटी के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर, प्रेशर के ऊपर, इनको अगर आप चेंज करते हो तो स्पीड के ऊपर क्या चेंज आएगा। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन गए, बहुत सारे आपके MCQs बन गए।